आज भारत में अपने ओलंपिक खिलाड़ियों का ऐसा जबरदस्त स्वागत देखकर आप सबका दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसा स्वागत इससे पहले या तो क्रिकेट के खिलाड़ियों का होता था या फिर फिल्म अभिनेताओं का होता था। इस हफ्ते हमारे देश के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के क्रिकेट मैच की बात नहीं की, बल्कि पूरा भारत ब्रिटेन के खिलाफ हुए हॉकी मैच की बात कर रहा था। और आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो उमड़ी है अपने ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत सुखद तस्वीर है। ओलंपिक खिलाड़ियों को लेकर भारत में ये उत्साह एक बहुत बड़े बदलाव का सूचक है। लेकिन आज जो सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये कि 135 करोड़ के इस देश के लिए क्या 7 ओलंपिक मेडल काफ़ी हैं? इसलिए आज हम अपने ओलंपिक खिलाड़ियों का सफलता का जश्न तो मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को हमारे देश से और हमारे खिलाड़ियों से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जश्न तो मनाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी बात करेंगे कि हमें अमेरिका, चीन और जापान जितने मेडल जीतने में अभी कितना समय और लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको जश्न की ये तस्वीरें दिखाते हैं। जापान में जय हिंद के बाद आज भारत में हमारे खिलाड़ियों की जय जयकार हो रही है। आज दिल्ली हवाई अड्डे पर इन खिलाड़ियों के पहुंचने के बाद इनके स्वागत में एक बहुत बड़ी भीड़ नाचते हुए, गाते हुए दिखाई दी। और दिल्ली ही नहीं, आज पूरा देश इन खिलाड़ियों का पूरे दिल से स्वागत कर रहा है। लेकिन हमें डर ये है कि ये सेलिब्रेशन, ये जश्न और इन खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की भावना कहीं 24 घंटे में ही खत्म ना हो जाए और फिर लोग इन्हें फिर से भुला न दें। एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको, मैंने इतना प्यार दिया और सबको वहाँ जोड़कर बढ़ रहा हूँ। तो हमारे सारे खिलाड़ी टोक्यो से सीधे आज भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली में पहले इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इसके बाद ये अपने अपने घर जाएंगे। तो दिल्ली में आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने देश के नाम क्या संदेश दिया वो आज आप सबको सुनना चाहिए। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। जी मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और
अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है। मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कांग्रेट करना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज। सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग जीत पाता है, एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। जो स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। टोक्यो ओलंपिक्स भारत के लिए हमेशा बहुत खास रहेगा, क्योंकि भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और यह सपना नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। नीरज चोपड़ा की चर्चा आजकल पूरे देश में हो रही है। नीरज चोपड़ा ने जो काम किया है वो इससे पहले कोई और नहीं कर पाया, इसलिए नीरज चोपड़ा जो है, आप कह सकते हैं कि भारत का अब नया पोस्टर बॉय है। नीरज चोपड़ा को लंबे बाल रखने का शौक था, लेकिन जेवलिन थ्रो करते समय ये लंबे बाल उनकी आंखों पर आ जाते थे, उन्हें परेशानी होती थी, और इनकी वजह से नीरज को पसीना भी ज्यादा आता था। इसलिए नीरज ने इस ओलंपिक खेल से पहले अपने लंबे बाल कटवा दिए, और वो पिछले 1 साल से सोशल मीडिया से भी पूरी तरह दूर रहे, ताकि वो अपने खेल पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें। नीरज चोपड़ा की इस पूरी मेहनत को समझने के लिए, हमारे पूरे सिस्टम को समझने के लिए, इसमें कितने धैर्य की जरूरत होती है उसको समझने के लिए आज हम आपको उनका एक ट्रेनिंग का वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप देखिए। ये तस्वीरें नीरज चोपड़ा के धैर्य को आपको दिखाएंगी, उनके लचीलेपन के बारे में भी आपको बताएंगी, और ये तस्वीर नए भारत के नए स्पोर्ट्स सिस्टम पर भी बिल्कुल फिट बैठती हैं, जो अपने खिलाड़ियों के प्रति अब लचीला होना जानता है। वो धैर्य के साथ उनकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी करवाना जानता है, और नतीजों का इंतजार करना भी जानता है। जब खिलाड़ियों के साथ हमारा सिस्टम खुद को संतुलित और मजबूत कर लेता है, लचीलापन उसमें आ जाता है, तो नए भारत का निर्माण और आसान हो जाता है। और ये जो तस्वीर है, ये इसी का प्रमाण है। ये तस्वीर सिर्फ आपको ये नहीं बता रही कि नीरज कैसे अपने आप को तैयार कर रहे थे, ये तस्वीर आपको ये बता रही है कि भारत अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है। धीरे धीरे, कई बार पीछे झुकना होता है और धीरे धीरे पीछे जाना होता है, और फिर लोगों को लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन पीछे जाने के बाद एक स्प्रिंग की तरह, जैसे नीरज एक स्प्रिंग की तरह वापस बाउंस कर रहे हैं, ऐसे ही भारत भी इस समय उस स्थिति में है कि वो धीरे धीरे लचीला हो रहा है, और अब अचानक से एक स्प्रिंग की तरह भारत के खिलाड़ी बाउंस करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ओलंपिक खेलों के पिछले 121 वर्षों के इतिहास में भारत ने इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, नया इतिहास रच दिया है। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। जो लोग भारत में खेलों की स्थिति को जानते हैं,
वो बहुत खुश होंगे, तालियां बजाएंगे। लेकिन जो इससे वाकिफ नहीं है, मान लीजिए विदेशों में बैठे जो लोग हैं, जो भारत की स्थिति को ठीक से जानते नहीं, वो इस टैली को देखकर कहेंगे बस 7 मेडल। मेडल्स की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। हम सब जानते हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के 127 खिलाड़ियों में से 55 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने क्वार्टर फाइनल और उसके बाद के मुकाबलों में प्रवेश किया। इनमें से अकेले 43 खिलाड़ी ऐसे थे जो सेमीफाइनल तक पहुंचे। इनमें पुरुष और महिला हॉकी टीम भी शामिल है। इसके अलावा 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबलों में पहुंचे। यानी हम कई बार तो ऐसा लगा जैसे गोल्ड मेडल को छूकर वापस आ गए, सिल्वर मेडल को छूकर वापस आ गए। सरल शब्दों में कहें तो कुल 33 खेलों में से 5 खेलों में भारत को गोल्ड मेडल मिल सकता था। यानी हमारे 5 गोल्ड मेडल हो सकते थे एक की बजाय, लेकिन मिला सिर्फ एक, और ये एक गोल्ड मेडल भी 13 वर्षों के बाद आया है। अगर भारत के खिलाड़ी इन सभी फाइनल मुकाबलों में जीत जाते तो भारत ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में इस बार तो 48वें नंबर पर है, लेकिन अगर हम जीत जाते तो 17वें स्थान पर भारत होता। सोचिए, पूरी दुनिया में 17वें स्थान पर। आज हम शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि फाइनल मुकाबलों में भारत की एंट्री इस बात का भी संकेत है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में हमें और ज्यादा मेडल मिल सकते हैं। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि पिछले ओलंपिक खेलों में 2016 के रियो ओलंपिक्स में भारत ने अपने 117 खिलाड़ी भेजे थे, जिनमें से सिर्फ 20 खिलाड़ी ही क्वार्टर फाइनल या उसके बाद के मुकाबलों में पहुंच पाए। लेकिन अब की बार यह संख्या 20 से सीधे 55 हो गई, दुगने से भी ज्यादा हो गई, लगभग तिगना मान लीजिए, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस बार भारत ने 33 खेलों में से 18 खेलों में हिस्सा लिया और 41 वर्षों के बाद भारत मेडल जीतने वाले टॉप 50 देशों में है। 41 साल के बाद ऐसा हुआ है जब हम पहले 50 देशों में शामिल हुए हैं। हालांकि इन खेलों के खत्म होने के बाद आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक से क्या सीखा और इस बार हमने क्या सही किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 135 करोड़ के इस देश में क्या सिर्फ 7 ओलंपिक मेडल ही होने चाहिए? हम जनसंख्या के मामले में चीन के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं, यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन मेडल के मामले में 48वें नंबर पर है। तो ये जो गैप है ये भरेगा कैसे? इस बार भले ही हमने 2016 के रियो ओलंपिक्स की तुलना में 5 मेडल ज्यादा जीते हों, लेकिन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन काफी ऊपर नीचे होता रहा है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे और 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में हमें 3 मेडल्स मिले थे, लेकिन यह प्रदर्शन बाद में बरकरार नहीं रहा और हमारे देश को इससे आज बहुत सीखने की जरूरत है। इसलिए अब ओलंपिक खेल तो खत्म हो गए, हमारे खिलाड़ी 7 मेडल जीतकर वापस भी आ गए, जश्न मन रहा है, उनका स्वागत हो रहा है और हम जानते हैं 24 घंटे के बाद आप सब ये सब भूल जाएंगे, देश आगे बढ़ जाएगा और दूसरी बड़ी खबरें आ जाएंगी और हम धीरे धीरे इस जश्न को भुला देंगे और फिर हम अगली बार 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों की बात करेंगे, फिर सवाल उठाएंगे कि हमने ज्यादा मेडल क्यों नहीं जीते। ओलंपिक खेलों में जब भारत को मेडल नहीं मिलता तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों का इस पर एक ही सवाल होता है और वो ये कि हम जीते क्यों नहीं। हमारे देश का मीडिया भी हमारे खिलाड़ियों के पीछे पड़ जाता है, सरकार को दोष देने लगता है। हमारे देश के लोग ऐसे मौकों पर अपने खिलाड़ियों की आलोचना करना बड़ा फैशनेबल मानते हैं। हालांकि ये आलोचना भी कुछ ही दिनों तक रहती है और फिर सब इस मुद्दे को भूल जाते हैं। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो ये, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की कोचिंग में भेजना चाहते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल इस का जवाब नहीं में होगा, आप नहीं भेजना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि मेडल जीतने वाला बच्चा आपके पड़ोस से हो, लेकिन आप उस संघर्ष की भट्टी में अपने बच्चे को तपाना नहीं चाहेंगे। भारत में माता पिता अपने बच्चों को मैथ्स और साइंस के ओलंपियाड में तो भेजते हैं, लेकिन उन्हें खेलों के ओलंपियाड में नहीं भेजना चाहते। हमारे देश में बच्चों के जन्म पर माता पिता ये तो कहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS अफसर बने, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो बड़ा होकर देश के लिए कोई मेडल लाएगा। यानी हमारे देश में लोगों को नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन तो चाहिए, लेकिन वो चैंपियन उनके घर से हो, वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए संघर्ष बड़ा लंबा है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात ये, इसमें रिस्क बहुत है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में स्पोर्टिंग कल्चर यानी खेलों की संस्कृति पर लोगों का विश्वास नहीं होना। हमारे देश में खेलों की संस्कृति है ही नहीं, हम एक खेलों वाला देश बन ही नहीं पाए।
हमारे देश ने अब तक के 29 ओलंपिक खेलों में सिर्फ 35 मेडल जीते हैं। सोचिए, 29 ओलंपिक्स में 35 मेडल जीते हैं और यह संख्या गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों को मिलाकर है। इनमें 7 मेडल भारत ने इस बार जीते हैं, जबकि अमेरिका ने इस बार के खेलों में ही अकेले 39 गोल्ड मेडल जीते हैं और वो कुल मिलाकर 113 मेडल्स के साथ इस बार मेडल टैली में पहले नंबर पर है। चीन चाहता था कि किसी भी कीमत पर चीन पहले नंबर पर रहे, क्योंकि चीन के लिए ये खेल नहीं, ये युद्ध था। लेकिन फिर भी चीन दूसरे नंबर पर ही रहा। दूसरे स्थान पर चीन है, उसने 88 मेडल जीते हैं, जिनमें 38 गोल्ड मेडल हैं, यानी अमेरिका से 1 मेडल कम। और इस सूची में जापान तीसरे स्थान पर है, जिसने 58 मेडल जीते हैं। सोचिए, जापान की कुल आबादी लगभग 12.5 करोड़ है और 12.5 करोड़ यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से आधी आबादी जापान की है। लेकिन एक छोटा देश होते हुए भी ओलंपिक खेलों में उसका प्रदर्शन कई बड़े बड़े देशों से अच्छा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का स्पोर्टिंग कल्चर। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के खराब प्रदर्शन की बहुत सारी वजहें हैं, जैसे खेलों में निवेश की बहुत कमी है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है, खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन शुरू से ही नहीं मिलता और क्रिकेट के प्रति हमारे लोगों का जुनून जबरदस्त है। हम लोग सिर्फ क्रिकेट देखना चाहते हैं, पैसा भी उसी में है, ग्लैमर भी उसी में है। खराब प्रदर्शन की सब वजहें तो हैं और इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है भारत में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया। हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है और इसके कुछ उदाहरण आप देखिए। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारे देश में पैसा नहीं है। अगर आप पैसा देना शुरू कर देंगे और खिलाड़ियों को पैसे का प्रोत्साहन देंगे तो शायद हमारे देश के खिलाड़ी ज्यादा जीतने लगेंगे। ये आप आमतौर पर ये बहस अक्सर सुनते होंगे कि पैसे की बड़ी कमी है, लेकिन क्या पैसे से ओलंपिक गोल्ड जीता जा सकता है? क्या पैसे से इसे खरीदा जा सकता है? क्या पैसा ही हर समस्या का समाधान है? तो पहले तो पैसे की बात सुन लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पैसे को ही दोष देते हैं कि पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं देती, फेडरेशंस के पास पैसा नहीं है और आगे चलकर हम जो इंसेंटिव देते हैं वो भी बहुत कम है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कीनिया। कीनिया की कुल आबादी लगभग 5.5 करोड़ है और कीनिया एक बहुत गरीब देश माना जाता है। वहां खिलाड़ियों के पास ना तो ज्यादा संसाधन है, ना ही उनके पास महंगे कोच हैं और ना ही आधुनिक कोचिंग सेंटर्स हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे मुकाबले कीनिया बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ देश है। इसके बावजूद कीनिया ओलंपिक खेलों में हर बार शानदार प्रदर्शन करता है। भारत के अब तक के 35 मेडल्स की तुलना में कीनिया अब तक के ओलंपिक खेलों में 103 मेडल्स जीत चुका है। सोचिए, हमारे 35 और कीनिया के 103 मेडल्स। और तो फिर वो थ्योरी कहां गई जो ये कहती है कि पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। और इस बार भी कीनिया ने 10 मेडल जीते हैं, हमसे ज्यादा, और कीनिया 19वें स्थान पर रहा है, जबकि हम 48वें स्थान पर हैं। कीनिया की तरह ब्राजील भी काफी गरीब देश माना जाता है, वहां भी बहुत गरीबी है। वहां की 21 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ब्राजील कई बड़े देशों से आगे है। ब्राजील अब तक फुटबॉल के 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है और ओलंपिक खेलों में उसके पास 150 मेडल हैं। हमारे पास 35 हैं, ब्राजील के पास 150, और उसके पास भी हमसे ज्यादा पैसा नहीं है, हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इस बार भी ब्राजील 21 मेडल जीतकर 12वें स्थान पर रहा है। तो ऐसा क्या है जो ब्राजील कर रहा है और हम नहीं कर रहे? ये वो दोनों देश हैं जहां खिलाड़ियों के पास ना तो संसाधन है, लेकिन ना पैसा है, लेकिन स्पोर्टिंग कल्चर होने की वजह से ये देश खेलों की दुनिया में अपना दबदबा रखते हैं। वहां के डीएनए में खेल बसे हुए हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश में बच्चों को खेलने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पहले वो समाज के तानों से संघर्ष करते हैं, लोग कहते हैं खेल कर क्या करोगे। फिर वो अपने परिवार के खिलाफ संघर्ष करते हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता भी अपने बच्चों को कहते हैं कि वो खेल कूद कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और रही सही कसर स्कूलों में पूरी हो जाती है। भारत में बच्चों को छोटी उम्र में ही एहसास करा दिया जाता है कि खेलों में कुछ नहीं रखा, अगर उन्हें कुछ करना है तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। हमारे देश में एक कहावत भी काफ़ी कही जाती है, और आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी अपने स्कूल में, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे। और वो कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज क्या आप नीरज चोपड़ा के सामने ये कहावत कह पाएंगे? भारत में खेलों का नहीं बल्कि गणित और विज्ञान के विषय के बारे में पढ़ने और पढ़ाने का कल्चर है।
स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि भारत के लोग गणित और भौतिक विज्ञान में माहिर होते हैं। इसी तरह दुनिया भर में वैज्ञानिकों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के लगभग 1500 वैज्ञानिक दुनिया भर में काम कर रहे हैं। यानी इन ओलंपिक खेलों से जो हमें सीख मिलती है वो ये कि भारत में स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, और ये तभी संभव होगा जब स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये विषय स्कूल के एक पीरियड तक सीमित नहीं रहेंगे। और इसे भी कुछ उदाहरणों से समझिए। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अमेरिका के 613 खिलाड़ियों के दल ने हिस्सा लिया था। 613, सोचिए, हमारा तो 127 खिलाड़ियों का था। इन्होंने 613 खिलाड़ी भेजे, जिनमें से लगभग 75% यानी 463 खिलाड़ी स्कूल और कॉलेजों से यहां तक पहुंचे थे। इसी तरह रशिया और चीन के भी ज्यादातर खिलाड़ी स्कूल और कॉलेज स्तर से ही ओलंपिक खेलों तक पहुंचे हैं। यहां एक बड़ी बात है कि मेडल इनाम राशि से नहीं जीते जाते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सिंगापुर को सबसे ज्यादा मेडल मिलते। सिंगापुर की सरकार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग $7.5 लाख यानी 5.5 करोड़ रुपए इनाम में देती है। लेकिन इसके बावजूद उसे टोक्यो ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। अब आप इसे हरियाणा के उदाहरण से भी समझिए। पिछले 21 वर्षों में भारत ने ओलंपिक खेलों में कुल 20 मेडल जीते हैं, जिनमें से 11 अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इस हिसाब से देखें तो मेडल जिताने में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान 50% से भी ज्यादा, यानी आधे मेडल हरियाणा ने जीते हैं। इस बार भी इंडिविजुअल मेडल्स यानी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो 6 मेडल हमें मिले हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। एथलेटिक्स में देश को 121 साल के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही आते हैं, जबकि 41 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम में भी 2 खिलाड़ी हरियाणा के थे। इसलिए आज आपको यह समझना जरूरी है, हरियाणा देश के बाकी राज्यों से क्या अलग कर रहा है, क्या बेहतर कर रहा है। हरियाणा में स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। हरियाणा में 500 से ज्यादा स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में SAI, जिसे आप साई कहते हैं, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 22 सेंटर्स हैं, जबकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से हरियाणा से 8 गुना बड़ा है, लेकिन वहां पर साई के 20 सेंटर हैं। मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 16 सेंटर्स हैं, जबकि राजस्थान में 10 और छत्तीसगढ़ और गुजरात में केवल 3 सेंटर्स हैं। हरियाणा में स्कूल और कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है। ओलंपिक खेलों में भी मेडल लाने वाले खिलाड़ियों पर पैसे की बरसात कर देती है वहां की सरकार। गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देती है, सिल्वर जीतने पर 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए देती है। इसके अलावा तैयारी के लिए भी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए राज्य सरकार से मिलते हैं, जबकि राजस्थान में खिलाड़ियों को मिलने वाली यही रकम 5 लाख रुपए है। हरियाणा में खिलाड़ी ही नहीं, कोचेस को भी ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार जैसे बड़े राज्यों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हरियाणा के इस स्पोर्टिंग कल्चर के पीछे सरकार का सपोर्टिंग कल्चर भी माना जाएगा। इसलिए आप कहते हैं कि हरियाणा में गांव में आपको खिलाड़ी मिलेंगे। हरियाणा के पिछले 3 साल में खेल बजट औसतन हरियाणा का जो है वो 300 करोड़ रुपए रहा है, और केवल इस बार का खेल बजट देखें तो ये 400 करोड़ के आसपास है, जबकि राजस्थान का खेल बजट 100 करोड़ के आसपास है। यहां सिर्फ बजट की बात नहीं है, कोई भी खिलाड़ी बजट से नहीं बनता, पैसे से नहीं बनता। बजट तो मेडल वाली रेसिपी में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक इंग्रेडिएंट है, एक मसाला है। इस रेसिपी में सबसे जरूरी होता है खेलों के प्रति देश का नजरिया, लोगों का नजरिया। हमारे देश में आज भी माता पिताओं को अगर यह पता चल जाए कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने बाहर गया है और इसकी वजह से उसने अपनी ट्यूशन क्लास मिस कर दी है, तो उस बच्चे का बाहर जाना बंद कर दिया जाता है। यानी हम सब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल तो चाहते हैं, लेकिन उस मेडल के लिए अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भेजना नहीं चाहते, और इससे पता चलता है कि भारत में स्पोर्टिंग कल्चर की कमी है। एक और बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स यानी खेल राज्यों का विषय है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे देश में बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है, और इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपनी अलग अलग नीतियां बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और वो इसके लिए खेल के बजट को भी बढ़ा सकती हैं, खेल के बजट को घटा भी सकती हैं, सब उनके हाथ में है। अलग अलग खेलों की राज्य समितियां और कमेटी राज्य सरकारों के मुताबिक काम करती हैं।
फेडरेशंस जो हैं वो काम करती हैं और फिर जाकर कहीं केंद्र सरकार का नंबर आता है। यानी केंद्र सरकार का नंबर तो बहुत बाद में आता है। इसलिए खेल के क्षेत्र में भारत को अपनी किस्मत अगर बदलनी है तो इसमें राज्य सरकारों को अपना बहुत ही अहम रोल निभाना होगा। इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है पिछली कुछ गलतियों से हमने क्या सीखा। इस बार जिन 7 खिलाड़ियों और पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीता उनमें से 6 के कोच विदेशी हैं, यानी दूसरे देशों से आते हैं। भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के हेड कोच जर्मनी के एक कोच हैं, बहुत मशहूर कोच हैं, उनका नाम है ओवे हान। वो दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, दुनिया में एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ष 1984 की प्रतियोगिता में 104.8 मीटर तक जेवलिन फेंका था। यानी नीरज चोपड़ा की तैयारी में उनके कोच का बहुत बड़ा रोल है। ये उनके कोच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके पीछे भी केंद्रीय खेल मंत्रालय की कोशिशें हैं। नीरज चोपड़ा ने ये तैयारियां स्वीडन में रहकर की थी। उन्हें स्वीडन में बाकायदा एक जर्मन कोच के साथ उनकी कोचिंग कराई गई। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में, यानी भारत सरकार ने 2014 में टॉप्स नाम की एक योजना शुरू की थी। इसका मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम। फिर से आपको बताते हैं, इसका मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स, जिसका मकसद खिलाड़ियों को ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचाना है। इस स्कीम के तहत कमेटी ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करती है जो देश को ओलंपिक खेलों में मेडल दिला सकते हैं। यानी ऐसे खिलाड़ियों की पहले पहचान कीजिए जिनके अंदर प्रतिभा है और जो मेडल जीतने के लिए सक्षम है। फिर इन खिलाड़ियों को जैसे भी इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो लेने में मदद दी जाती है। चाहे महंगे से महंगा इक्विपमेंट चाहिए हो, ट्रेनिंग चाहिए हो, वो उनको दी जाती है। दूसरे देशों के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो कोचेज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें लाया जाता है ताकि वो इन खिलाड़ियों को ट्रेन करें और मनोचिकित्सक और पूरा सपोर्ट स्टाफ ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है और हर महीने खिलाड़ियों को 50,000 रुपए भी दिए जाते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भारत को 2 मेडल मिले थे। इनमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रोंज मेडल जीता था और ये दोनों ही खिलाड़ी भारत सरकार की इसी स्कीम टॉप्स का हिस्सा थे। इसके अलावा 2016 के पैरालंपिक गेम्स में भी भारत को इसी स्कीम के तहत 2 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल मिले थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस समय 106 खिलाड़ियों को इसी स्कीम के तहत तैयार किया जा रहा है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल ला सकें। इस योजना की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले साल सरकार ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी ये स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत इस समय पूरे देश में 250 खिलाड़ियों की पहचान की गई है और इन सभी खिलाड़ियों को 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस समय भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में चल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब हमारे देश में क्रिकेट से ज्यादा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है। आप अखबार खोल के देख लीजिए, अखबार में भी आपको ओलंपिक खिलाड़ियों की ही तस्वीरें और उनके बारे में खबरें देखने को मिलेंगी। क्रिकेट की खबर कहीं छोटी मोटी अंदर के पेज पर होगी। ऐसे ही अगर आप न्यूज़ चैनल देखें तो क्रिकेट को इस समय कोई जगह नहीं मिल रही और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में लोग क्रिकेट से अब धीरे धीरे दूसरे खेलों पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्रिकेट पूरी दुनिया में सिर्फ 12 देशों में खेला जाता है और इन 12 देशों में जिस देश की टीम जीतती है उसे हम वर्ल्ड चैंपियन मान लेते हैं। 12 देशों का वर्ल्ड चैंपियन, जबकि ओलंपिक खेलों में 206 देश और अलग अलग टेरिटरीज हिस्सा लेती हैं। लेकिन हमारे देश में लोग इन खेलों में जीतने वालों को आज भी उतना सम्मान नहीं देते, उतना पैसा, उतना ग्लैमर नहीं देते जितना क्रिकेटर्स को दिया जाता है। हालांकि इस बार के ओलंपिक खेलों के बाद इस परंपरा में बदलाव आना शुरू हुआ है और अब खेलों का शक्ति केंद्र भी बदलने लगा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.